बच्चों कैसे हो। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे 3D ज्योमेट्री से, ठीक है। तो ये हमारे लेक्चर की सीरीज रहेगी। इंट्रोडक्शन में एटलीस्ट हमारे 6 to 7 लेक्चर रह जाएंगे। तो आप बिल्कुल पेशेंस के साथ सारे लेक्चर अच्छे से देखें तो आपको बिल्कुल आप इंट्रोड्यूस हो जाएंगे 3D ज्योमेट्री के साथ। बेसिक इंट्रोडक्शन आज रहेगा। तो देखो एक्चुअल में 3D ज्योमेट्री क्या है। तो बच्चों आपने क्या किया है, 2 डायमेंशनल चीजें पढ़ी होंगी भाई, ठीक है ना। एक्स वाई प्लेन के अंदर ऐसे पढ़े होंगे कि 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और वो इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री के ऊपर। ये वाली जो साइड रहती है नेगेटिव रहता है एक्स और इधर क्या है एक्स पॉजिटिव, और यहाँ y पॉजिटिव और यहाँ y क्या है नेगेटिव। इसको लिख लेते हैं ओरिजिन को O, ये मान लो y डैश हो गया और ये x डैश, यानी कि OX वाली तरफ तो x पॉजिटिव रहेगा और OX डैश की तरफ x नेगेटिव। अगर आपको इसके अंदर कोई प्लेन में पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो विद कोऑर्डिनेट x, y तो ऐसे लिख लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये क्या था आपका कार्टेशियन सिस्टम था, ठीक। कार्टेशियन सिस्टम के अंदर जो पॉइंट्स को आपने देखा था वो ऐसे देखा था। आज हमारा टॉपिक क्या है 3D ज्योमेट्री, यानी कि 3 डायमेंशनल चीजों को कैसे देखा जाएगा। यहाँ पर चीजें क्या रहती थी 2 डायमेंशनल, ठीक है। 3 डायमेंशन में हम उनको नहीं देख पाते थे। 2 ही डायमेंशन इसलिए क्योंकि एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। 3D में देखो क्या रहेगा भाई, 3D में क्या किया गया, ये जो 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, इनके परपेंडिकुलर ओरिजिन में से पास करने वाली एक थर्ड लाइन को भी रखा गया अभी, ठीक है। यानी कि ये क्या है कि थर्ड लाइन है जो एक्स और वाई के क्या है परपेंडिकुलर है। इसको जैसे मैंने यहां कह दिया कि ये एक्चुअल में लाइन यहां ऐसे होती है। अब 3D बोर्ड के ऊपर पॉसिबल नहीं है इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ऐसे रहने वाला था। तो एक टाइम के लिए मान लेते कि ये OZ है और ये OZ डैश है, यानी कि ये वाला पार्ट ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ है इस लाइन का और ये वाला पार्ट नीचे की तरफ गिवन है, ठीक है। अब देखो कार्टेशियन प्लेन के अंदर क्या रहता था, आप जब ऐसे एक एक्स एक्सिस बनाते हैं, एक वाई एक्सिस बनाते हैं, तो ये पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। इसको आपने ऐसे, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं हम रीड करते हैं इनको, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज या कुछ लोग इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हुए आपको मिलेंगे भाई। काउंटर क्लॉकवाइज एक ही बात है, एंटी क्लॉकवाइज कहें या काउंटर क्लॉकवाइज कहें एक ही बात है। तो देखो इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स रहते थे उनके जो एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स तो आपका क्या हो गया नेगेटिव और वाई क्या हो गया पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है दोनों के दोनों नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। और फोर्थ में क्या है एक्स इज योर पॉजिटिव एंड वाई इज योर नेगेटिव है, ठीक है। ये आपका y है, ये y डैश है और ये क्या है x डैश है। तो ऐसे ये 2 लाइनें जब परपेंडिकुलर लाइनें हम ड्रॉ करते थे तो ये पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती थी, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये वाले पॉइंट्स, जो हमने ये पॉइंट p x y लिया था यहां पर। अब ये 3 डायमेंशन हो चुका है, यानी कि यहां पर z भी आ जाएगा। एक्चुअल में ये pxy क्या रिप्रेजेंट करता है, x इज एनी रियल नंबर, y इज एनी रियल नंबर। तो इसी वजह से इसको कार्टेशियन सिस्टम बोला जाता है कि ये r क्रॉस r को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आप रियल नंबर्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट रियल नंबर्स के साथ लिखो, सारे के सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो ये पूरा प्लेन बनता हुआ आपको दिखेगा। ये एक्चुअल में क्या है r क्रॉस r है। अब 3D में क्या होगा, 3D में क्या हुआ एक्चुअल में आप ना इस चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं। आप क्या करें, आप ऐसे एज्यूम करें कि आपके घर में ना 4 रूम्स हैं, 4 कमरे हैं, बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए बना रखे हैं।
जैसे कि मान लो एक रूम है यहां पर, ये रूम, ठीक है, दूसरा रूम यहां बना हुआ है, तीसरा रूम यहां बना हुआ है और चौथा रूम यहां बना, ये 4 रूम है, ठीक है। और इन 4 कमरों के ऊपर भी 4 कमरे और हैं, यानी कि टोटल 8 कमरे हैं, ऐसे 4 कमरे नीचे और 4 कमरे ऊपर। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? ऐसी फीलिंग आपको 3D में आएगी भाई। क्यों आएगी एक बार देखो, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक्स वाई प्लेन के बारे में बात करूं तो ये वाला प्लेन जो है नीचे वाला, ये सरफेस, ये क्या है? एक्स वाई प्लेन है। अगर मैं एक्स जेड प्लेन के बारे में बात करूं तो ये वाला प्लेन देखो, ये एक्स और जेड को मिला के ये वाला प्लेन ऐसे एक्स जेड यहां मिलेगा और वाई ऐसे वाला प्लेन ऐसे, जिसमें एक्स और जेड इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। एक और भी प्लेन बनता हुआ दिखेगा, ये देखो वाई और वाई जेड प्लेन, ये ऐसे ऐसे उठा हुआ मिलेगा। यानी कि 3 कमरों को आप यहां पर जाके देखेंगे, ऊपर वाला है, एक तो ये वाला प्लेन बना, ये वाली दीवार, ये जो आपका फ्लोर है, एक जो यहां पर इस कमरे की ये दीवार बनेगी, एक क्या बनेगा? वो प्लेन बनेगा, और एक क्या बनेगा? ये वाली दीवार, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार। यानी कि ऐसे एक कमरा बना ना, ये यहां पर एक कमरा बना है, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर ऐसे एक कार्टेशियन ऐसे बनता हुआ दिखेगा, सेम इसके नीचे बनेगा, सेम यहां बनेगा, सेम यहां बनेगा और सेम यहां बनेगा। तो ऐसे करके, और बीच में ये जो एक्स वाई प्लेन होगा, ये उन चारों को क्या कर रहा होगा? स्प्लिट कर रहा होगा, ठीक है। ऐसे मान के चलो कि ये जो 4 और 4 8 कमरे हैं, ऊपर वाले कमरों की क्या है? सीलिंग नहीं है, नीचे वाले कमरों का फ्लोर नहीं है, और बिल्कुल दीवारों को एक्सटेंड कर दिया जाए तो पूरा जो ये 3D सिस्टम होगा, पूरी जो यूनिवर्स होगा, वो 8 पार्ट में डिवाइड होता हुआ दिखेगा। और उन 8 पार्ट्स को, 8 पार्ट्स को यहां बोला जाता है ऑक्टेंट्स। क्या बोला जाता है? ऑक्टेंट्स। सुनते जाना बस एक बार। कैसे क्वेश्चन अराइज होंगे, कैसे क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, वो हमारी ड्यूटी है। हम आपको समझाएंगे कि साहब ऐसे ऐसे टैकल करना है। आप एक बार बस इसकी फीलिंग लो, आपको फील होनी चाहिए चीजें कि हाँ ऐसा ऐसा एक्चुअल में होता है। क्योंकि 3D में जितनी चीजें आपके दिमाग के अंदर चलेंगी ना, उतनी ही 3D आपकी स्ट्रांग हो जाएगी भाई, ठीक है भाई। एक टाइम के लिए ना मैं इसको नेगेटिव वाले को ना हटा लेता हूं भाई यहां से, ये नेगेटिव वाला नीचे की तरफ है। तो देखो भाई, जो ये 8 पार्ट्स बने हैं जिनको ऑक्टेंट बोला गया है, ठीक है। मान लो कि ये पहला, ये दूसरा ऑक्टेंट, यहां तीसरा ऑक्टेंट बनेगा, ये चौथा ऑक्टेंट, ये पहले वाला कमरा ऐसे, ये दूसरे वाला कमरा ऐसे, ये तीसरे वाला यहां से, चौथे वाला यहां से, ऐसे 4 ही नीचे बनेंगे। तो फर्स्ट के जो नीचे वाला है उसको 5th बोला जाएगा, ठीक है। सेकंड के जो नीचे है उसको क्या बोला जाएगा? 7th बोला जाएगा, ठीक है। और जो थर्ड के नीचे बनेगा उसको 8th ऑक्टेंट, और 4th के जो नीचे वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे भाई? 8th ऑक्टेंट, ठीक है। 8वां पार्ट है वो, ठीक है भाई। अब बात ये आती है कि जैसे यहां पर कोऑर्डिनेट्स जो आए थे, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, इन ऑक्टेंट्स में एक्स वाई जेड के साइन कैसे रहेंगे, उनको कैसे पता करें? जिस तरीके से मैं बता रहा हूं क्वेश्चन में, उसी तरीके से यूज करेंगे तो फटाक से एकदम से क्वेश्चन यूं याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको एकदम से दिमाग में रहेगा। देखो भाई, ये जो ऊपर वाले 4 ऑक्टेंट है उनके अंदर ये वाला ऐसे, मैंने कहा ना ये जेड ऐसे है, जेड कौन सा इंक्लूड रहेगा? अभी जेड हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। जेड हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। कौन से में? ऊपर के 4 ऑक्टेंट में। ऊपर के 4 ऑक्टेंट में जेड हमेशा क्या? पॉजिटिव। और नीचे के 4 ऑक्टेंट में, क्योंकि नीचे वाले ऑक्टेंट में तो ये लाइन यहीं खत्म हो गई, नीचे चलेगी ये वाली जिसको मैं ऐसे बना रहा हूं, ये वाली लाइन नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ जेड हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव। यानी कि नीचे वाले 4 ऑक्टेंट में अगर कोई पॉइंट आएगा तो उसका जेड कोऑर्डिनेट आपको नेगेटिव मिलेगा, और ऊपर वाले 4 ऑक्टेंट के अंदर जेड क्या मिलेगा? पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको फटाक से जब भी ये बताना हो कि किस ऑक्टेंट के अंदर ये पर्टिकुलर पॉइंट गया, आप किसको जाके पकड़ो? जेड को पकड़ो भाई। ये देखो कि जेड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर फर्स्ट
4 ऑक्टेंट के अंदर होगा तो Z आपको पॉजिटिव दिखेगा, यानी कि 4 को तो आप एक्सक्लूड कर चुके होंगे Z को पॉजिटिव और नेगेटिव देखकर। ठीक है भाई, किसको पॉजिटिव और नेगेटिव देखकर? Z को। अगर Z पॉजिटिव है तो आप श्योर हैं कि किसके अंदर आने वाला है पॉइंट? पहले 4 ऑक्टेंट के अंदर। और अगर Z है नेगेटिव तो वो आने वाला है भाई 5th, 6th, 7th और 8th ऑक्टेंट के अंदर। तो Z नेगेटिव किस में रहेगा? 5th में, और उसके बाद 6th में भी Z क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। और 6 के बाद, अच्छा 8th लिख दिया था यहाँ, 7th में भी Z क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। और 8th में भी, 8 यहां लिख लेते हैं, 8th में भी Z क्या रहेगा साहब? नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो जब भी आपको किसी पॉइंट के बारे में ये बताना होगी वो कौन से ऑक्टेंट में है, कौन से ऑक्टेंट में है, तो आप किसको जाके देखेंगे? सबसे पहले Z को जाके पकड़ेंगे कि भाई साहब Z पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि ऊपर वाले 4 पार्ट्स में आने का मतलब Z इज पॉजिटिव और नीचे वाले 4 पार्ट में जाने का मतलब Z इज नेगेटिव। Z को पकड़ लिया, फिर कहेंगे कि सर वो तो ठीक है, ऊपर वाले 4 ऑक्टेंट में से कौन से ऑक्टेंट में गया और नीचे के 4 ऑक्टेंट में कौन से में गया? हमने कहा कि भाई अभी हम जीना है, पेशेंस रखो। देखो, अगर वो इस वाले पार्ट में आया होगा तो इस वाले पार्ट में पॉजिटिव x है और पॉजिटिव y है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव, तो ऑक्टेंट में भी तीनों क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव आ जाओगे। आप समझ गए होंगे इतना लिखते ही तो, कि पहले तो Z को देख लो और Z को देखने के बाद किसको देख लो? क्वाड्रेंट्स को देख लो भाई। ठीक है, क्योंकि पहले में x और y दोनों पॉजिटिव, दूसरे में आया Z तो यहां है ना, यहां Z का साइन डिसाइड कर चुके हम लोग सेकंड के लिए, बट सेकंड में y क्या है? y तो पॉजिटिव है और x क्या है? x नेगेटिव है। यहां आके देखो, इसीलिए मैंने क्वाड्रेंट्स बनाए थे, नेगेटिव पॉजिटिव है। ठीक है भाई, तीसरे में आए Z तो बेचारा यहां चिपक के आराम से बैठा है पॉजिटिव बन के, ये चेंज हो रहा है, x इज नेगेटिव, y इज ऑल्सो नेगेटिव, यानी कि थर्ड में ये दोनों नेगेटिव। फोर्थ में आ जाओ भाई, फोर्थ में गए तो फोर्थ में जो कैसा पॉइंट आएगा? x कैसा है फोर्थ के अंदर? x इज पॉजिटिव, y कैसा है? y इज नेगेटिव। तो यहां आ जाओ, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और आगे क्या? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पहले 4 को तो पकड़ा दिए आप, पहले 4 तो समझ आ गए, पहले 4 तो हम लिख देंगे कि Z को देख लिया पॉजिटिव और फिर 4 ऑक्टेंट को देख लिया। मैंने कहा फिर 4 को देख लिया तो भाई आगे वालों में क्या दिक्कत है? आगे वालों में Z को देखना है, नेगेटिव है, बाकी तो सेम ही रहेगा। इसके नीचे ही तो गए हैं ना, इसके नीचे X पॉजिटिव और Y भी क्या? पॉजिटिव, यानी कि ये तो भाई वही क्वाड्रेंट ही देखना है, ये भी क्या देखना है आपको? क्वाड्रेंट ही देखना है। यहां भी क्या देखना है? क्वाड्रेंट ही देखना है। और यहां भी क्या देखना है? क्वाड्रेंट ही देखना है, क्योंकि बस नीचे की तरफ गए हैं, बाकी चीजें तो यही है, यही x है और यही y डैश है। y डैश है तो नेगेटिव और x है तो पॉजिटिव। ठीक है भाई, बोले सर ठीक है हमने लिख दिया। अब पेपर में हम कैसे बताएंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट? मैंने कहा 4 का तो बता ही देंगे भाई, पॉजिटिव है तो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि ये जो पॉइंट है ये कौन से ऑक्टेंट में जाएगा? आप कहेंगे पहले ऑक्टेंट में, क्योंकि पहले मैंने देखा Z पॉजिटिव, Z इज पॉजिटिव, और X और Y को देखा, ये तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है? पहले क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट ऑक्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑक्टेंट हो जाएगा। फिर आ जाओ भाई, फिर आप गए देखने 2, 3 और -4 को। आप कहेंगे कि सर ये तो हो गया नेगेटिव, यानी कि पहले 4 में जो आंसर आने से रहा, अब आएगा आगे के 4 वाला, यानी कि 5th, 6th, 7th और 8th में से आंसर आने वाला है। मैंने कहा बिल्कुल 5th, 6th, 7th और 8th में से आंसर आने वाला है। तो बोले सर 5th और 6th, 7th, 8th कैसे बताएंगे? आपने तो कहा Z को नेगेटिव देख लो, बिल्कुल देख लो। नेगेटिव देखते ही आप
श्योर हो गए कि पहले 4 के अंदर नहीं है। आगे वाले 4 देखो ये कौन से में है, ये x और y को देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो पहले 4 नहीं आ सकते, 4 से आगे काउंटिंग स्टार्ट होगी ना। बट ये तो क्या बताएगा पहला, तो 4 प्लस 1 कितना, फिफ्थ ऑक्टेंट में जाएगा। और देखो जैसे ये कहते हैं 2 -3 और -4, मैंने कहा z नेगेटिव है, z नेगेटिव है तो लास्ट के 4 ऑक्टेंट में आएगा। अब इनको देखो भाई, ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, 2 और -3, यानी कि प्लस और माइनस फोर्थ में, तो 4 में 4 ऐड कर दो, क्योंकि 4 के बाद काउंटिंग स्टार्ट हुई है ना, 4 के बाद काउंटिंग, तो 4 + 4 8 ऑक्टेंट में जाएगा भाई। आप जाके देख लो, चाहे 8 ऑक्टेंट का साइन यही मिलेगा, प्लस माइनस, ये मिला आपका 8 ऑक्टेंट। ठीक है भाई, और देखते हैं, एक पूरा क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपको, पूरा क्वेश्चन लिखते हैं कि आप कैसे बताएंगे कि कौन से ऑक्टेंट में जाएगा, कौन से में नहीं जाएगा। ये कह नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। पॉइंट्स दे रखे हैं 5 -3 4। बुक पूछेंगे कुछ बच्चे, तो भाई ये हमारी फेवरेट बुक है, आप समझ ही गए होंगे, सेंगेज भाई सेंगेज, हम सेंगेज को ही फॉलो करेंगे। -3 5 एंड -8, 6th है भाई -9 3 एंड 4, और फिर 7th है -2 -5 एंड 8। कह रहा कि ऑक्टेट बताओ भाई, हमने कहा Z पॉजिटिव, बिल्कुल Z पॉजिटिव, तो पहले 4 ऑक्टेट में आने वाला है। पहले 4 में से कौन बताएगा, प्लस और माइनस, X पॉजिटिव है और Y नेगेटिव है, आप अपने साथ क्वाड्रेंट को रखें, यहां पॉजिटिव, यहां x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, यहां पर x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव। पॉजिटिव है तो इसको देख लो बस कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है अभी, फोर्थ में, ये जाएगा फोर्थ में। कहां जाएगा ये, फोर्थ के अंदर जाएगा भाई। ठीक है, यहां क्या है, z नेगेटिव है, यहां क्या है, z नेगेटिव है। z नेगेटिव तो पहले 4 में नहीं आएगा, तो 4 लिख लो, प्लस कर देना जिसमें ये जा रहा है। x इज 2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो 4 + 4 8 में जाएगा साहब। कौन से ऑक्टेंट में जाएगा, 8th ऑक्टेंट में। जहां जहां z नेगेटिव हो वहां वहां एक 4 पहले लिख देना, उस 4 में ऐड कर देना इसका क्वाड्रेंट। इसका क्वाड्रेंट पहला तो 5th में गया, इसका क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड में, तो 6th में गया भाई। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव, बट यहां पॉजिटिव है तो सेकंड में गया, सेकंड ऑक्टेंट में गया। नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव थर्ड ऑक्टेंट में गया, थर्ड ऑक्टेंट में चला जाएगा ये वाला। ठीक है साहब, ऐसे ले लेते हैं कि ये आपके पास में एक पैरेलल पाइप है। ठीक है, ये ठीक है साहब, इनको भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है जी, इनको भी ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन दीज टू। ठीक, ये कोई पॉइंट है आपके पास में ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 0। मान लो कि यहां से लेकर ये जो x की डिस्टेंस है, ये क्या है, x है, तो y और z कितने होते हैं x एक्सिस के ऊपर, 0 0। यहां आ जाओ, ये हमारी z एक्सिस है। लेट्स से दिस पॉइंट इज योर a, दिस पॉइंट इज योर b, दिस इज योर c, दिस इज योर d, ये क्या है आपका पॉइंट e, एंड दिस इज योर f, और ये पॉइंट ले लेते हैं आपका P पॉइंट। ठीक है भाई, अब देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहने वाले हैं, ये z के ऊपर चल रहे हैं, इसके मान लेते हैं x 0 रहेगा, y भी 0 रहेगा, और z कितना मान लिया हमने, z मान लिया भाई। अब देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट एक्चुअल में y एक्सिस के ऊपर है, y के ऊपर x भी 0, y है, और z कितना है, 0। ठीक है जी, अब देखो इस वाले पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट कोई लिखना चाहे d के,
तो डी के कोऑर्डिनेट आपके पास में क्या रहने वाले हैं? अब सोचो जरा डी के कोऑर्डिनेट क्या रहने वाले हैं। डी पॉइंट कहां लाई करता है? डी पॉइंट लाई करता है वाई जेड प्लेन के अंदर, ठीक है। कहां लाई करता है? वाई जेड प्लेन के अंदर। और एक्चुअल में ना ये रेक्टेंगल है। क्या है ये? रेक्टेंगल है। तो ये जो इसके पैरेलल चलेगा ऐसे, ये एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ ये 3D में हम देख नहीं पा रहे हैं, ये चलेगा तो ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा? z, और y कितना आ जाएगा? y, और ये वाला हो जाएगा आपका 0, क्योंकि ये लेंथ कितनी है? दिस इज लेंथ अलोंग z यूनिट, एंड दिस इज द लेंथ अलोंग y एक्सिस y यूनिट, तो 0 by z। इस वाले पॉइंट के पास आ जाओगे। ये वाला पॉइंट x और z प्लेन के अंदर पड़ा है, यानी कि पहले चले x की तरफ और फिर चले y के अलोंग z यूनिट, यानी कि y के अलोंग नहीं, z के अलोंग z यूनिट। x 0 और z आ जाएगा भाई, ठीक है। x आ जाएगा क्योंकि xz प्लेन के अंदर यहां पर y तो कितना होने वाला है? 0 होने वाला है। अब आ जाओगे यहां, ये वाला पॉइंट पड़ा है x और y प्लेन में, तो आप समझ ही गए होंगे कि इसके कोऑर्डिनेट x, y और 0 रहेंगे। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे भाई? इसके कोऑर्डिनेट, ये जनरल पॉइंट है आपका, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? यहां लिख लेते हैं भाई, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y और z। क्योंकि इस तक रीच कैसे किया जाएगा वो सोचने वाली बात है, ठीक है ना। तो इस तक कैसे पहुंचेंगे? x, y, z के अलोंग। आ जाओ भाई नेक्स्ट। देखो भाई क्या समझने वाले हैं हम लोग। ये पॉइंट है P, ये जो है ये लेंथ कितनी रहने वाली है? इस लेंथ को फाइंड आउट करने की कोशिश करने वाले हैं हम लोग। क्या रहने वाली है ये लेंथ? x, यानी कि f और x। जरा ध्यान से देखो भाई, ये लेंथ बराबर रहेगी इस लेंथ के, ठीक है ना, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर, और ये लेंथ इस लेंथ के बराबर, और ये लेंथ इस लेंथ के बराबर। और ये लेंथ कितनी है? क्योंकि z पे कितना चले हैं? z यूनिट, तो बेसिकली ये जो लेंथ रहने वाली है ये रहने वाली है z, ठीक है। ये लेंथ कितनी रहने वाली? बेसिकली z रहने वाली है। तो वो बहुत यूज है, बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक यूनिट है 3D की। तगड़े तगड़े रिजल्ट तो हम आपको खूब पढ़ाएंगे, लेकिन बेसिक क्यों पढ़ाएंगे लगाओ। दूसरा देखो भाई, देखो अगर मैं यहां से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ये बनेगा आपका 90 डिग्री। क्या बनेगा? 90 डिग्री। एक्चुअल में ये क्या रहेगा? इस पॉइंट को अगर मैं P से ज्वाइन कर दूं ओरिजिन को, ठीक है, तो इसकी प्रोजेक्शन कहां बनेगी? ये वाली बनेगी। यहां एंगल कितना? 90 डिग्री। सिमिलर वे में अगर आप P को ज्वाइन कर दें C से, तो ये एंगल भी कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री। इन सिमिलर वे अगर आप और कहां से ज्वाइन करें? P को ज्वाइन कर दें E से, तो ये P और P को अगर ज्वाइन कर देते हैं E से, तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखो बेसिक कंसेप्ट है, बिल्कुल आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इन चीजों को। उसके बाद देखो, अब हम चाहते हैं कि ये वाली लेंथ कितनी रहेगी भाई? साइन इसके साथ अटैच कर रहे हैं इसका, ठीक है। ये वाली लेंथ कितनी रहेगी? P2F। अब ध्यान से देखो, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जितनी लेंथ ये रहेगी उतनी ही लेंथ ये रहेगी, और ये लेंथ किसके बराबर है भाई? ये भी तो रेक्टेंगल है, यानी कि B से लेकर A की जो लेंथ है वो C से लेकर O के बराबर है, और OC कितना है? Y। यानी कि ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है आपकी PF कितनी रहने वाली है? Y यूनिट, ठीक है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन लेके चले हैं हम। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों कर रहे हैं ऐसा? ऐसा इसलिए कर रहे हैं भाई, मेरे पास में एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। मेरे को निकालनी है इस पॉइंट की डिस्टेंस। कहां से डिस्टेंस भाई? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो देखो आप कैसे निकालेंगे? मैं कहूंगा कि आप कंसीडर करें ट्राइंगल PAF में, ठीक है। इन ट्राइंगल PAF में
देखो आप क्या कह पाएंगे, क्या आप लेंथ निकाल पा रहे हैं, क्या आप डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस निकाल पा रहे हैं। एक्चुअल में पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है भाई, पी ए के बराबर है। पी ए क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस रहने वाली है वो पी ए के बराबर आएगी। वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस रहने वाली है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस रहने वाली है वो क्या रहेगी, वाई एक्सिस से डिस्टेंस पॉइंट पी की, तो ये रहा पॉइंट पी, पी से सी के ऊपर, ठीक है ना, पी से वाई एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने, ये परपेंडिकुलर रहेगा भाई, ठीक है, वो गलत, ये गलत बना दी, ये वाला परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस क्या रहेगी, किसके बराबर है, पी सी के इक्वल। और डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस, जेड एक्सिस से डिस्टेंस किसके बराबर रहेगी भाई, जेड एक्सिस से डिस्टेंस, इस पॉइंट की पी से डिस्टेंस, क्योंकि पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है यहां, तो पी इज द डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस। हमें हमारा काम क्या है, पी ए को निकालना, पी सी को निकालना और पी ई को निकालना भाई। तो देखो आपको बेसिकली पी ए निकालना है, पी सी निकालना है और पी ई निकालना है, जो आपके पास में इंफॉर्मेशन है उसका यूज करें भाई। एक्चुअल में ये आपको फिगर वैसा नहीं दिख रहा जैसा ये एग्जैक्टली है, एक्चुअल में एक एज ए क्यूबॉइड की तरह देखो इसको, एज ए क्यूबॉइड देखो। तो ये मैंने कहा, पहले ही कहा कि ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो ये एंगल कितने डिग्री का है भाई, 90 डिग्री, दिस एंगल इज यूर 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इन ट्राइंगल पी ए एफ, पी ए एफ में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पी ए किसके इक्वल आ जाएगा भाई, पी ए इज इक्वल टू अंडर द रूट दिस लेंथ प्लस स्क्वायर ऑफ दिस लेंथ प्लस स्क्वायर ऑफ दिस लेंथ, और पी एफ कितना है, वाई, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से जब लेंथ निकाले तो अंडर द रूट क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इन द सेम वे आप कंफ्यूज मत होना यहाँ पर कि कहीं आप सोचे कि सर ये एंगल 90 डिग्री, देन हाउ दिस एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल इस ट्राइंगल में नहीं है भाई, और ये फिगर एक्चुअल में वैसा नहीं दिख रहा जैसा ये है, 3D का फिगर है। तो सिमिलर वे में आप क्या कर सकते हैं, पीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। पीसी की वैल्यू सिमिलर वे में जब आप निकालेंगे तो पीसी एक्चुअल में क्या दिखेगा, देखो जब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस निकाला तो यहाँ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आया, वाई स्क्वायर से निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, और डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस निकालेंगे, जेड एक्सिस कह रहा हूं मैं, तो जेड एक्सिस से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है भाई। अब एक और चीज सुन जाओ, इसी के साथ जो बच्चे मिक्स कर देते हैं, जैसे कोई कह दे कि इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालो फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन से ये पॉइंट कितना उठा हुआ है भाई, एक्स वाई प्लेन से ये जेड यूनिट ऊपर उठा हुआ है, वो डिपेंड करता है कि अगर जेड पॉजिटिव है या नेगेटिव, जेड नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव ले लेना उसको, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कितनी आएगी भाई, जो भी जेड हो उसका क्या ले लेना, मॉड्यूलस ले लेना, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये एक्स है और ये वाई है, तो इससे कितना ऊपर उठा हुआ ये पॉइंट, जेड यूनिट ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम किससे भाई, एक्स जेड प्लेन से, तो ये ले लेना इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का y का मॉडुलस, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी किसी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना हो तो वो होता है x कोऑर्डिनेट को छोड़ के अंडर द रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और y एक्सिस से निकालना तो अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और z एक्सिस से होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस मॉड जेड, वाई एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस मॉड वाई, और वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस मॉड एक्स। उसके बाद देखो भाई, कई बार वो कहता है कि साहब ऐसा करो मेरे को ना O और P के बीच की डिस्टेंस भी बता दो भाई। तो O और P के बीच की डिस्टेंस को कैसे बताया जाए, O और P के बीच की डिस्टेंस को कैसे बताया जाए, तो ध्यान से सुनो।
ओपी स्क्वायर जो रहेगा, ओपी स्क्वायर, मैं राइट ट्राइंगल ले लेता हूं ओ ए पी, इन यहां लिख लेता हूं इन राइट ट्राइंगल ओ ए पी, राइट ट्राइंगल ओ ए पी के अंदर, क्योंकि एंगल 90 डिग्री। अब आपको ये पता है पी ए कितना है आपका, पी ए है अंडर द रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ओ से लेकर एक्स की डिस्टेंस पता है एक्स है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर द रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। तो यहां से आपका ओपी स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ओपी इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो इसका एक मेथड और भी सीखेंगे आप 2 पॉइंट फॉर्म से, कि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से, लेकिन बेसिक से सीखें आप, क्योंकि कई बार बेसिक को ही क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, फिर घूमते रहते हैं बच्चे कहीं कहीं पर। ठीक है, तो ये ओ से बी के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या रहेगी, ये वाली, और प्लेन से डिस्टेंस ऐसे फाइंड आउट करेंगे भाई। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट दे रखा है आपको, पॉइंट के कोऑर्डिनेट है भाई, क्या पॉइंट है, पॉइंट है 3, -5, 6। कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसकी डिस्टेंस निकालनी किससे भाई, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से, और एक्स वाई जेड और जेड एक्स प्लेन से भी। तो हमने कहा कि इस पॉइंट की जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी अंडर द रूट वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, यानी कि -y का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर द रूट 25 प्लस 36। तो कितना आ जाएगा भाई, ये आई थिंक 61 आ जाएगा। कितनी डिस्टेंस आ जाएगी, अंडर रूट 61। ये वाला फॉर्मूला यूज किया है भाई हमने डायरेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये कहे कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस किसके बराबर रहेगा भाई, अंडर द रूट वाई कोऑर्डिनेट को छोड़ दो, इन दोनों का स्क्वायर का सम, 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 36, तो अंडर द रूट 45, अंडर रूट 45 आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस से डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी, अंडर द रूट। अब इसको रफ कर देते हैं, हमने इसका एप्लीकेशन कर लिया भाई। ठीक है, ये फॉर्मूला रखते हैं, अभी इसका यूज करने वाले हैं तो आपको दिखेगा। डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस, तो जेड कोऑर्डिनेट को छोड़ दो, 3 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 प्लस -5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा अंडर द रूट 34। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन से बताया था कि मॉड ऑफ जेड, जेड कितना है 6, तो मॉड 6 कितना आ जाएगा 6 ही आ जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन से, प्लेन में आ जाए तो ऐसे निकलेगी, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से आ जाए तो ऐसे डिस्टेंस निकलेगी भाई। वाई जेड प्लेन से, तो वाई जेड में क्या आ जाएगा 3 का मॉडुलस, 3 का मॉडुलस कितना आ जाएगा 3, यानी कि मॉडुलस ऑफ एक्स लिख देते हैं भाई, मॉडुलस ऑफ 3। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, जेड एक्स रह गया, जेड एक्स प्लेन, तो ये हो जाएगा मॉड वाई, यानी कि मॉड वाई -5 का मॉडुलस। अब कुछ बच्चे करेंगे कि हम -5 ही लिख देंगे, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है भाई, तो ये था आपका क्वेश्चन कि इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी थी एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से, एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन। ठीक है, होप कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा भाई ये टॉपिक। ठीक है, अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें,
नेक्स्ट देखो, सेम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3 एंड 4। ठीक है, ये तो सेम ही पॉइंट लग रहा है। नहीं, ये पॉइंट हमने पहले डिस्कस कर लिया। कह रहा है इज क्लोजेस्ट टू विच कोऑर्डिनेट प्लेन एंड विच एक्सिस, इज क्लोजेस्ट टू विच कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड प्लेन। कह रहा है कौन से प्लेन के ये पॉइंट क्लोजेस्ट है और कौन से कोऑर्डिनेट एक्सिस के ये क्लोजेस्ट है। तो कौन बताएगा फिर किसके क्लोज होगा? तीनों एक्सिस से डिस्टेंस निकाल लो। तो आप कहेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से अगर मैं इसकी डिस्टेंस निकालूं तो क्या हो जाएगा? √y² प्लस z²। ये क्या हो जाएगा? √y का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। ये 9 + 16 25 का रूट आ जाएगा 5। आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं भी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से डिस्टेंस क्या आ जाएगा? √x² प्लस z²। ये क्या रहेगा? √x का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस में z का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो √20 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो भाई बोलो। नेक्स्ट कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है, तो √x² प्लस y², तो 2² प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये √4 प्लस 9 कितना आ जाएगा? √13। तो कौन से एक्सिस के क्लोजेस्ट होगा भाई? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? √5 नहीं, √5 ये सॉरी एक्चुअल में 5 क्या है? √25 है। तो सबसे छोटा कौन? ये वाला। तो किसके क्लोजेस्ट होगा भाई? क्लोजेस्ट टू z एक्सिस, क्लोजेस्ट टू z एक्सिस। प्लेन और देख लेते हैं अभी। तो डिस्टेंस फ्रॉम XY प्लेन से कितने डिस्टेंस के ऊपर है? mod z डिस्टेंस के ऊपर। mod z मींस mod 4, कितना आ गया? 4। डिस्टेंस फ्रॉम YZ प्लेन से कितने डिस्टेंस के ऊपर? mod x मींस mod ऑफ 2, कितना आंसर आ जाएगा? 2। डिस्टेंस फ्रॉम XZ प्लेन से mod y डिस्टेंस के ऊपर, mod y मींस -3 का mod, आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। किसके क्लोजेस्ट? तो क्लोजेस्ट टू YZ प्लेन। किसके क्लोजेस्ट है ये पॉइंट? YZ प्लेन के क्लोजेस्ट है। और एक्सिस कौन सी के क्लोजेस्ट है? क्लोजेस्ट टू Z एक्सिस। ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, इनका बाद में डिस्कशन नहीं देखने का मिलेगा आपको, क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी यूज कर लिया जाएगा भाई। बाद में मत कहना कि सर क्या ही यूज करते रहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिफ्लेक्शन निकालनी है अभी आपको। किसकी रिफ्लेक्शन निकालनी है? पॉइंट दे रखा है 2, 3, -4। किसमें रिफ्लेक्शन निकालनी है भाई? अक्रॉस तीनों ही प्लेन, अक्रॉस XY, YZ एंड ZX प्लेन। इन तीनों ही प्लेन के अक्रॉस आपको क्या निकालनी है? इसकी रिफ्लेक्शन निकालनी है अभी। तो क्या मतलब है रिफ्लेक्शन का? कि मान लो जैसे ये XY प्लेन है, ये X एक्सिस है मान लो, और ऊपर बना लेते हैं यहां Y एक्सिस है। आपको इसमें रिफ्लेक्ट करना है इस पॉइंट को। मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहां रखा है, अगर इसको रिफ्लेक्ट करना है तो ये क्या करेगा? यहां Z है, ठीक है, ये Z का लोग मान लो यहां से ये पॉइंट पड़ा है, इसमें रिफ्लेक्ट करने का मतलब इतने ही डिस्टेंस पीछे चला जाएगा, ठीक है ना। जितना ये इधर था उतना ही क्या चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। तो जिस प्लेन के अबाउट रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिस प्लेन के अक्रॉस रिफ्लेक्शन हो रहा है, आप देखते हैं कि उस प्लेन में के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है? तो XY के परपेंडिकुलर लाइन है Z,
तो इसको क्या करेंगे, z के अलोंग उतना ही पीछे फेंक दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि कैसे करेंगे क्वेश्चन में इस बात को, तो रिफ्लेक्शन अक्रॉस किसमें भाई, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में जब रिफ्लेक्ट करना हो तो x और y तो एज इट इज रहेगा अभी, चेंज कितने में आएगा, जितना ये ऊपर की तरफ था z लाइन के अलोंग नीचे की तरफ चला जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा भाई, नेगेटिव था तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये इसकी रिफ्लेक्शन है एक्स वाई प्लेन में। तो रिफ्लेक्शन अक्रॉस वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड में क्या रहेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग मींस एक्स का साइन चेंज होगा, एक्स का साइन क्या हो जाएगा -2 और वाई और जेड एज इट इज। रिफ्लेक्शन अलोंग जेड एक्स प्लेन, तो जेड एक्स प्लेन के अलोंग रिफ्लेक्शन कह रहा है भाई, जेड एक्स प्लेन, तो जेड एक्स प्लेन में वाई के अलोंग पीछे की तरफ जाएगा, तो वाई का साइन चेंज कर दो, -3 और -4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे आपकी रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रिफ्लेक्शन के ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, IIT जेईई में तो नहीं पूछता है, फिर भी कई बार यूज कर लेते हैं इन कंसेप्ट को। इफ द डिस्टेंस ऑफ P, इफ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम किससे भाई, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, x एक्सिस से, y एक्सिस से और z एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है 2, 3 एंड 6। कह रहा है कि फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन से भाई। क्या मतलब है इसका, देखो भाई बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 2 है, मान लो कि वो पॉइंट है x, y, z, तो भाई x एक्सिस से डिस्टेंस का क्या मतलब है, √y² + z², कितना दे रखा है 2। y एक्सिस से डिस्टेंस का क्या मतलब है, x² + z², कितना दे रखा है 3। z एक्सिस से डिस्टेंस का क्या मतलब है, √x² + y², किसके इक्वल दे रखा है भाई 6। एक्चुअल में आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये फाइंड आउट करना है आपको। और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है, x² + y² + z² और उसका √। तो निकाल सकते हैं भाई, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो y² + z² किसके बराबर आ जाएगा 4। यहां से x² + z² = 9, यहां से x² + y² = 36। तीनों को ऐड कर दो भाई, तीनों को ऐड करोगे तो y² ट्वाइस हो जाएगा, z² ट्वाइस हो जाएगा, x² ट्वाइस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम x² + y² + z² = 4 + 9 + 36। तो देखा जाए तो ये हो जाएगा x² + y² + z² = 49 / 2। बट हमें जिसका अंडर रूट चाहिए, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, x² + y² + z², यहाँ पॉजिटिव नंबर है तो रूट लेने में कोई दिक्कत है नहीं, ये आ जाएगा 7/√2। क्या आ गई ये, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्या आ गई ये, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, 7/√2। ठीक है, तो बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं कुछ और बेसिक फंडामेंटल्स रिलेटेड टू 3D ज्योमेट्री। थैंक यू।